वेलकम बैक एवरीवन। हम पढ़ रहे थे ब्लॉक 4 में ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, यानी कि आपके जो मानव है उसका व्यवहार के बारे में। ठीक है, मानव व्यवहार के संदर्भ में हमने देखे थे लास्ट लेक्चर के अंदर जितने भी पीवाईक्यू पूछे हुए हैं आपके, उनसे संबंधित सभी चीजों को, और वहां से हमने निकाली थी कुछ थीम्स जिसको हमने आइडेंटिफाई किया था कि इन थीम्स को आपको जो है कंप्लीटली अच्छे से पढ़ के जाना है। एक बार देखते हैं, क्विकली रिकैप करते हैं उन थीम्स का, कौन कौन सी वो थीम थी। पहली थी आपकी यहाँ पर ओल्ड एज, यानी कि ये थी आपकी वृद्धावस्था के बारे में। ठीक है, देन थी यहाँ पे आपकी एडोलेसेंस वाली एज, यानी कि ये थी आपकी किशोर अवस्था के बारे में। ठीक है, तो ये हो गई आपकी वृद्धावस्था, ये हो गई आपकी किशोर अवस्था यहाँ पर। ठीक है, ये था पहला पॉइंट। यहाँ पर सेकंड पॉइंट क्या था आपके पास? सेकंड पॉइंट आपके पास था, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या था आपके पास? सेकंड था आपके पास सोशल एंड कल्चर। ठीक है, यानी कि ये हो गई आपकी सामाजिक, और ये हो गई कौन सी आपकी? ये हो गई आपकी सांस्कृतिक। ठीक है, सामाजिक और सांस्कृतिक अप्रोच क्या कहती है, क्या बताती है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। और अब जो बच गया है वो क्या है? वो है आपका यहाँ पर डेवलपमेंट, यानी कि विकास की स्टेजेस, अवस्थाओं के बारे में। ठीक है, यूनिट 4 से अगर उनको सवाल पूछना है तो आपसे घुमा फिरा के सवाल केवल बार बार यही पूछ रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था जीन पियागेट संबंधित सवाल, डेवलपमेंट संबंधित सवाल, उसी के साथ साथ हमने देखा था यहाँ पर मॉरल डेवलपमेंट संबंधित सवाल, यानी कि नैतिक विकास संबंधित सवाल भी हमने देखा था। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने देखिए ऑलरेडी जीन पियागेट को कवर कर लिया है, डेवलपमेंट की हमने बात कर ली है। आज के इस वीडियो में थोड़ा सा हम बेसिक चलेंगे, देखेंगे यहाँ पर हम डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, कौन कौन से फैक्टर्स है वहां पर। उसी के साथ साथ हम देखेंगे यहाँ पे सोशल और कल्चरल चीजों के बारे में भी, क्योंकि ये जो है आपका ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर निकल के आता है। ठीक है, ओके। तो अगर आप देखेंगे खास तौर पर यहाँ पर ये आपकी एनसीईआरटी से लिया गया हुआ है, थर्ड चैप्टर है यहाँ पर आपके एनसीईआरटी का। और यहाँ पर देखिए किसके बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं विकासवादी परिप्रेक्ष्य के बारे में, यानी कि आपकी डेवलपमेंट के कौन कौन से पर्सपेक्टिव है उसके बारे में। और यही परिप्रेक्ष्य देखिए कहाँ पूछा था उन्होंने आपको, यहाँ पर मॉक टेस्ट नहीं, आपका जो पीवाईक्यू प्रीलिम्स नहीं, आपका जो पीवाईक्यू पेपर था, जो दिखाया था आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसके अंदर भी आपको ये पूछा हुआ है। उसी के साथ देखिए जैविकीय एवं सांस्कृतिक मूल क्या है, वो व्यवहार के जैविकीय आधार, यानी कि ये कौन सा है? ये आपका बायोलॉजिकल फैक्टर। आंसर देखिए आपके एनसीईआरटी में छुपा हुआ है, आप यहाँ वहां ढूंढते रहते हैं, हमारे लेक्चर्स देखते नहीं। ठीक है, तो बायोलॉजिकल में यहाँ छुपा हुआ है। उसके बाद देखिए तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी, ये इसी में आ जाएगा आपके बायोलॉजिकल में। उसके बाद देखिए जीन्स के बारे में दिया हुआ है, आनुवंशिकता, हेरिडिटी वाले फैक्टर्स जो है अगेन आपके बायोलॉजी में ही आ जाएंगे। यहाँ पर जीन एवं व्यवहार किस प्रकार से फर्क पड़ता है। उसके बाद देखिए कल्चरल फैक्टर्स, सर यहाँ पर दिया हुआ है सांस्कृतिक आधार के बारे में। ठीक है, कल्चरल फैक्टर्स दिया हुआ है, तो ये भी आपके बिहेवियर को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। यहाँ देखिए लिखा भी हुआ है व्यवहार का सामाजिक सांस्कृतिक निरूपण, बिहेवियर का क्या करना है? सोशल और कल्चरल निरूपण, इसको हमको देखना है। संस्कृति क्या होती है, और जैविकीय एवं सांस्कृतिक संचरण उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके लिए संस्कृतिकरण, समाजीकरण और प्रसंस्कृतिकरण, ये वाले टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो ये आपको बताता है कौन से पर्सपेक्टिव के बारे में, ये आपको बताता है यहाँ पर बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के बारे में, यानी कि आपके शरीर में जो संरचनाएं हैं, जो स्ट्रक्चर है, वो किस प्रकार से प्रभावित करता है आपके व्यवहार को, आपके बिहेवियर को। उसी प्रकार से ये जो बताता है आपको, ये बताता है आपको सोशल और कल्चरल पर्सपेक्टिव के बारे में। तो ये तो देखिए दो परिप्रेक्ष्य आपको यहाँ से मालूम पड़ गए, दो पर्सपेक्टिव आपको यहाँ से मालूम पड़ गए, पर्सपेक्टिव नंबर 1, पर्सपेक्टिव नंबर 2। अब देखिए क्या होने वाला है, बाकी के जो बच गए आपके वो कौन से हैं? वो है आपके साइकोडायनेमिक वाले, वो है आपके कॉग्निटिव वाले, वो है आपके ह्यूमनिस्टिक वाले हो सकते हैं, या फिर हो सकते हैं आपके अन्य किसी अप्रोच वाले। ठीक है, और बिहेवियर आगे आपका यहाँ पर बिहेवियरिस्ट अप्रोच। ठीक है, तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 अलग अलग परिप्रेक्ष्य पूछते हैं आपसे, 5 इंपॉर्टेंट पूछी भी गई थी पीवाईक्यू के अंदर। अब देखिए आपको समझना है आपका शरीर में क्या होता है। आपके शरीर में एक है नर्वस सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं तंत्रिका तंत्र। ठीक है, नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। तंत्रिका तंत्र के अंदर क्या होता है, जैसे आपको मालूम है आपकी बॉडी का सबसे छोटा स्ट्रक्चर, या जो चीज कहे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आपकी बॉडी का क्या है, वो है आपका यहाँ पर सेल। सेल के अंदर क्या होती है, आई मीन सेल को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? हम बोलते हैं यहाँ पर कोशिका। कोशिका के अंदर क्या होता है आपको मालूम है? माइटोकॉन्ड्रिया, ये वो सब चीज होती है, सेल मेम्ब्रेन एंड ऑल दैट। ठीक उसी प्रकार का एक सेल होता है कहाँ पर? आपके नर्वस सिस्टम के अंदर, आपकी तंत्रिका तंत्र के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं न्यूरॉन। ठीक है, वो आपसे ये नहीं पूछेगा न्यूरॉन कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन उसका काम क्या होता है थोड़ा सा आपको मालूम होना चाहिए। ये इस प्रकार से दिखता है न्यूरॉन, ये क्या कहलाता है उसका? ये कहलाता है उसका यहाँ पर न्यूक्लियस, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये कहलाता है क्या? ये कहलाता है उसका डेंड्राइट, यानी कि आपका पार्श्व तंतु। ये कहलाता है क्या? ये कहलाता है आपका एक्सॉन, यानी कि यहाँ पर इसको कहते हैं हम अक्ष तंतु। यहाँ पर जो है सराउंडेड रहती है ऐसी इस प्रकार की माइलिन शीथ। ठीक है, इसको आप बोलते हैं धवल मज्जा छद। और यहाँ पर आपको देखिए छोटे छोटे यहाँ पर जो है बटन्स होते हैं आपके न्यूरॉन में, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं टर्मिनल बटन्स। क्या बोलते हैं इनको हम? इनको हम बोलते हैं टर्मिनल बटन्स। एंड जो भी आप न्यूरोट्रांसमीटर सुनते हैं, इनके अंदर क्या होता है? लिक्विड भरा हुआ होता है। ठीक है, इनके अंदर क्या रहता है? इनके अंदर लिक्विड भरा हुआ रहता है, और जैसे ही
सिग्नल यहाँ से आता है, यहाँ पे क्या जनरेट होता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है और उसके बाद यहाँ पे जब पहुंचता है, यहाँ से छूट जाते हैं पानी की तरह, जैसे टंकी से फूटती है तो कैसा पानी बहता है, उसी प्रकार से यहाँ बहते हैं और यहाँ पर अगले न्यूरॉन के पास यहाँ पर ये चले जाते हैं। अगला न्यूरॉन भी हो सकता है, अगला मसल सेल भी हो सकता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन भी वहां पर हो सकता है। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पर हो रही हैं, इस प्रकार से मैसेज जाता है। और आप जो देखते हैं, आपने सुना होगा एक न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में, अधिकतर लोगों ने सुना होगा, वो क्या है, डोपामीन। ठीक है, डोपामीन आपने सुना होगा इसका नाम, कि जब आपको अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है, डोपामाइन भी बोलते हैं इसको। तो डोपामीन के बारे में आपने सुना हुआ है ऑलरेडी। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं तंत्रिका संचारक। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। तो ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर जो ये न्यूरोट्रांसमीटर है, दिखा देते हैं। अब जरा यहाँ पर देखिए, ये इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं न्यूरॉन। ऐसे ही आपके नर्वस सिस्टम में अनगिनत बिलियंस ट्रिलियंस आपके यहाँ पर जो है ये न्यूरॉन ऐसे फैले हुए हैं। इस प्रकार के अलग अलग प्रकार के होते हैं, एक कोशी के होते हैं, यूनिपोलर होते हैं, बाईपोलर होते हैं, मल्टीपोलर होते हैं, उससे आपको मतलब नहीं है। यहाँ पर देखिए, जो आपको दिखाया था डेंड्राइट, जिसको आप बोलते हैं पार्श्व तंतु, मैसेज जो है यहाँ से आता है। यहाँ पे आने के बाद देखिए सेल बॉडी यहाँ पे दी हुई है और आपको मालूम है प्रत्येक सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस होता ही होता है। और ये जो आप साइड में देख रहे हैं यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, यानी कि कोशिका झिल्ली। प्रत्येक सेल के अंदर मेम्ब्रेन होती है, वो जो आप पढ़ते हैं बायोलॉजी के अंदर भी, है ना, आपके साइंस एंड टेक के लिए पढ़ते हैं आप वहां पर। तो वही सेल बॉडी यहाँ पे है और न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस तो हर सेल में होगा। अब यहाँ पर देखिए, ये श्वान सेल छोड़ दीजिए इसको, या ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है माइलिन शीथ। ठीक है, माइलिन शीथ से कवर होते हैं, क्यों, क्योंकि ये जो सिग्नल है ऐसे ऐसे जंप करते हुए जाता है। ठीक है, अगर ये माइलिन शीथ नहीं होगी तो सिग्नल कैसा जाएगा, यहाँ पर देखिए सिग्नल ऐसा ऐसा जाएगा। सिग्नल जाने में क्या होगा, टाइम लगेगा और आपका जो मैसेज है जल्दी वहां पर पहुंच नहीं पाएगा। लेकिन जैसे ही क्या होता है, इस प्रकार की माइलिन शीथ लग जाती है, तो अब ये ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, यहाँ पे टाइम कम लगेगा मैसेज पहुंचने में। मैसेज 1 2 3, है ना, 3 स्टेप में पहुंच जाएगा। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर जो है टाइम टेकन मान के चलिए 10 सेकंड में, 10 मिली सेकंड में पहुंचेगा। तो यहाँ पे 2 मिली सेकंड में आपका मैसेज पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ब्रेन जो है जल्दी फंक्शन कर पाएगा और मैसेजेस वहां पर बहुत फटाफट हो जाएगी। ठीक है, आपके समझने के लिए फिलहाल इतना काफी है। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ये क्या है, एक्सॉन टर्मिनल। ये जो निकल के आ रही है इस टाइप से रस्सी, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्सॉन, यानी कि इसको हम बोलते हैं अक्षतंतु। ठीक है, एक्सॉन बोलते हैं इसको हम। अब इसी एक्सॉन में देखिए क्या होता है, जब ये एंड होती है तो क्या बोलते हैं इसको हम बोल रहे हैं यहाँ पर टर्मिनल। अब इसी टर्मिनल में क्या होता है, इस प्रकार से यहाँ पर देखिए छोटे छोटे बटन्स होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं टर्मिनल बटन। इन्हीं टर्मिनल बटन के अंदर क्या है, आपका डोपामीन इस टाइप प्रकार से भरा हुआ रहता है। ठीक है, तो जब भी आप मान के चले चॉकलेट खा रहे हैं या कुछ प्लेजर वाली एक्टिविटी कर रहे हैं, आपको अच्छा फील होता है। तो क्यों होता है, क्योंकि ऐसे किसी न्यूरॉन में आपने सिग्नल भेज दिया, आप पिज्जा खा लिया आपने, डोपामीन रिलीज हो गया आपका। तो अब क्या होगा, डोपामीन जो है यहाँ से छूटेगा और कहाँ पे आ जाता है, वो यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट या फिर सिनेप्स भी बोलते हैं। और यहाँ पर अगला जो है, अगले न्यूरॉन के यहाँ पर जो है डेंड्राइट्स हो सकते हैं, या फिर उसकी जो है यहाँ पर रिसेप्टर साइट्स यहाँ पर हो सकती है। तो ये डोपामीन यहाँ से छूटेगा और फिर अगले पे बाइंड करेगा और आगे इस प्रकार से मैसेज वहां पर जाता जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये वेसिकल्स लगे हुए हैं, देखिए यहाँ पे डोपामीन भरा हुआ है यहाँ पे। इस प्रकार से जैसे ही मैसेज आएगा ये छूटेगा यहाँ पर, और क्या होगा, अगले जो साइनेप्स है, मतलब अगला जो न्यूरॉन है, उसके रिसेप्टर में क्या करेगा, यहाँ पर बाइंड कर लेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं आपके तंत्रिका संचारक, यानी कि इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक है, तो डोपामीन सुना होगा आपने, डोपामीन का नाम सुना होगा आपने, हो सकता है सेरोटोनिन का नाम भी सुना हो, मेलाटोनिन का नाम सुना पढ़ेंगे आप जब आप पढ़ेंगे स्लीप के बारे में। तो ये सब चीजें जो होती है कहाँ पर होती हैं, ये सब ऐसे आपके नर्वस सिस्टम में न्यूरोट्रांसमीटर जो है भरे होते हैं। और आपने सुना होगा एपिनेफ्राइन एंड नॉर एपिनेफ्राइन के साथ में इसकी नाम सुना होगा आपने। ठीक है, तो ये आपके न्यूरोट्रांसमीटर भी होते हैं, ये आपके हार्मोन्स भी होते हैं, उसको अभी हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो जो है डायग्राम देख रहे हैं आपकी एनसीईआरटी में, वही है आपको जो अभी बताया है एक्सप्लेन करके। ठीक है, ये वही आपका डायग्राम है यहाँ पर। उसके बाद देखिए आपका यहाँ दिया हुआ है सीएनएस पीएनएस के बारे में, तो ये आपको उतना काम का नहीं है, आपके सिलेबस में उतना दिया नहीं हुआ है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्रिक संरचना, ये आपका जो नर्वस सिस्टम है 2 भाग होते हैं, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और ये होता है आपका कौन सा, ये होता है आपका पीएनएस यानी कि परिधीय तंत्रिका तंत्र। इसके अंदर क्या होता है, बाकी सारी चीजें होंगी, इसके अंदर केवल 2 चीजें होती है, वो है आपका मस्तिष्क और वो है आपका यहाँ पर मेरु रज्जु। ठीक है, तो आप समझ गए यहाँ पे आपकी बॉडी में क्या चीज है, आपकी बॉडी में एक चीज है जिसको आप क्या बोलते हैं, जिसको आप बोलते हैं यहाँ पर नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये कौन से फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, आपके डेवलपमेंट में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आपके बायोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में। तो नर्वस सिस्टम हो गया, ये जो केमिकल्स पढ़े आपने, ये जो रसायन पढ़े अभी न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में। ठीक है, ये भी कौन से फैक्टर्स हैं, आपके बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, ये भी इंप्रूव करेंगे आपके बिहेवियर को। जो हार्मोन हो गए हैं वो भी क्या करेंगे, आपके बिहेवियर को इंप्रूव करेंगे। देखिए जब आप एडोलेसेंस रहते हैं, ठीक है, जब आप किशोर अवस्था में रहते हैं, आपका देखिए एग्रेशन हाई रहता है। क्यों, क्योंकि उस समय आपके शरीर में जो है हार्मोन एसीटीएच वगैरह बहुत छूटता है वहां से। ठीक है, आपकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, वहां से आपका जो है
बहुत ज़्यादा में क्या होता है, आपके हार्मोन्स छूटते हैं, रिलीज होते हैं प्यूबर्टी की एज में। तो आप देखिए एडोलेसेंस जो है काफ़ी ज़्यादा गुस्सैल होते हैं, बहुत गुस्सा आता है। लेकिन देखिए जब आप युवावस्था में आते हैं, जब आप एडल्ट होते हैं, ठीक है, जब आप एडल्ट होते हैं 20-25 साल के या 30 साल के, तो आपको समझ में आता है कि नहीं, हमको इतना क्रोध नहीं करना है, इतना गुस्सा हमको नहीं दिखाना है, ठीक है। उस सब के पीछे कौन से कॉग्निटिव फैक्टर्स तो होते ही हैं, लेकिन आपके बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं, क्योंकि इस टाइम पे जो है आपकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ होता है, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होते हैं, जिस वजह से आपको इस प्रकार का बिहेवियर देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, चलिए यहाँ से अब लाइन से करते हैं इसको एक बार, ताकि आपको जो है और क्लैरिटी मिल जाए। इंग्लिश वाले परेशान ना हो, इंग्लिश में आपको बता दिया जाएगा। सांस्कृतिक आधार यानी कि कल्चरल फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। व्यवहार का सामाजिक सांस्कृतिक निरूपण किस प्रकार से होता है वो, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। व्यवहार के जैविकीय आधार को पढ़ने के बाद आपका यह विचार बन गया होगा कि हमारे कई व्यवहार अंतःस्रावों से प्रभावित होते हैं, तो अन्य कई व्यवहार प्रतिवर्ती अनुक्रियाओं के कारण होते हैं। यानी कि इसको आप नोट कर लेंगे कि जो भी आप बिहेवियर कर रहे हैं, जो भी आपका व्यवहार है, जो भी आपका बिहेवियर है, उसमें क्या है, उसमें आपके इननेट रिफ्लेक्सेस होते हैं, ठीक है। पलक झपकना, आंखें फड़फड़ाना, ठीक है, वो सब चीजें जो होती हैं क्या है, आपके इननेट रिफ्लेक्सेस होते हैं। उसी के साथ साथ क्या है आपका यहाँ पर एंडोक्राइन सिस्टम भी काम करता है, यानी कि जो ग्लैंड्स वगैरह हैं, एंडोक्राइन सिस्टम जो है आपका, ठीक है, आपका कैसा हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, आपका पीनियल ग्लैंड हो गया, आपका एड्रिनल ग्लैंड हो गया, जो ग्रंथियां हैं आपकी सारी की सारी, है ना, अधिरक ग्रंथि, आपका थायराइड ग्लैंड हो गया, है ना, ये सब जो ग्लैंड है, आपके ओवरीज हो गए, आपके टेस्टिस हो गए, ये सब जो आपके एंडोक्राइन सिस्टम में है, ये क्या करते हैं, आपके बिहेवियर को यहाँ पर प्रभावित करते हैं, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। फिर आगे देखिए, तथापि हार्मोन और प्रतिवर्त यानी कि हार्मोन्स एंड रिफ्लेक्सेस हमारे समस्त व्यवहार के कारणों की व्याख्या नहीं करते, ठीक है। मतलब एक पर्सपेक्टिव ये बोल रहा है कि बिहेवियर बाद मतलब बिहेवियर नहीं, सॉरी, जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं क्या करते हैं, हार्मोन एंड जो हमारे रिफ्लेक्सेस हैं, ये हमारे व्यवहार की व्याख्या तो करते हैं, लेकिन समस्त यानी कि कंप्लीट ऑल चीजों को बताने के लिए ये पॉसिबल नहीं है। मतलब ऐसा समझिए इसको आप कि आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे लक्ष्मीकांत, लेकिन पेपर के अंदर 15 सवाल आ रहे हैं, 10 आप लक्ष्मीकांत से सॉल्व कर लेंगे, लेकिन 5 के लिए आपको जो है अलग सोर्सेस, डीडी बसु और वो सब चीजें, आपको गजेट वगैरह, ठीक है, जो आपका बेयर एक्ट है वो पढ़ना पड़ेगा आपको। समझ रहे हैं आप, ये प्रकार की बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है। तो कुछ फैक्टर्स को बताएगा हार्मोन से प्रतिवर्त, लेकिन सभी कारणों की व्याख्या नहीं करते। हार्मोन देखिए क्या लिखा हुआ है, हार्मोन मानव कायकी को नियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बॉडी स्ट्रक्चर एंड ऑल दैट के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि आपका रंग किस प्रकार से होगा, ठीक है, आपका आंखों का रंग किस प्रकार से होगा, वो सब फैक्टर्स यहाँ पर, किंतु वे पूर्ण रूपेण मानव व्यवहार को नियंत्रित नहीं करते। इसी प्रकार रूढ़ धारणा, स्थिर प्ररूप, जो किसी भी प्रतिवर्त का सबसे विभेदकारी गुण है, अधिकांश मानव अनुक्रियाओं में दिखाई नहीं देता, ठीक है। मतलब यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं रूढ़ धारणा की, ठीक है। ये आपको दिखाई नहीं देता हर किसी मानव के अंदर, उतना कुछ खास काम का है नहीं ये। यह तर्क देने के लिए कि हमारा व्यवहार जानवरों के व्यवहार से अधिक जटिल है, हम अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से उदाहरण ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए इस जटिलता को, मतलब हम ह्यूमन जो है कल्चरल बीइंग है एज कंपेयर टू एनिमल्स, ठीक है। बायोलॉजिकल फैक्टर्स एनिमल्स के पास भी होते हैं, उनको भी भूख लगती है, उनको भी प्यास लगती है, उनको भी जो है यहाँ मीटिंग की, सेक्स की आवश्यकता होती है। सेम इसी प्रकार से ह्यूमंस की भी होती है, लेकिन ह्यूमंस के क्या है, कुछ अपने बाउंडेशंस होते हैं, वो क्यों, बिकॉज ऑफ कल्चर। देखते हैं इसको लाइन बाय लाइन, यहाँ से इंपॉर्टेंट है इसलिए पढ़ना जरूरी है यहाँ से। इस जटिलता का एक प्रमुख कारण यह है कि मनुष्य के व्यवहार को नियमित करने के लिए एक संस्कृति है, ठीक है। व्हाट डू ह्यूमंस हैव, ह्यूमंस हैव अ कल्चर, जो जानवरों में नहीं है। आइए एक मूल आवश्यकता भूख को लें। हमें पता है कि इसका जैविकी आधार है, आपको मालूम है पेट में क्या होते हैं, आपके स्टमक में क्रैम्प्स आते हैं, मतलब आपको लगता है हंगर पैंग्स आते हैं आपको, ठीक है, आपको लगता है भूख लग रही है, पेट आपका अंदर की तरफ जाता है, बहुत अजीब सा लगता है, ठीक है। ये क्या है आपका, ये बायोलॉजिकल फैक्टर है, जैविकी आधार है, जो मनुष्य और जानवरों में समान है। कभी अगर आपने फास्ट रखा है, कभी अगर आपने यहाँ पर रोजा रखा है, या फिर कभी आप जो है उपवास रखा है आपने, तो क्या होता है उस केस में आप देखिएगा, आपको जो है दोपहर के 12 से 2 बजे के बीच आपको इतनी कड़ाके से भूख लगती है कि क्या बताएं। ऐसा क्यों होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि इसके पीछे कौन से फैक्टर्स हैं, आपके बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। आपकी बॉडी में जो है ग्लूकोज कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, वो सब चीजें जो है एक्ट कर रही है, बायोलॉजी आपकी एक्ट कर रही है, लेकिन क्या हो, आपको यहाँ पर भूख लग रही है आपको, ठीक है, जो मनुष्य और जानवरों में समान है। लेकिन जिस तरह से मनुष्यों द्वारा इस आवश्यकता की संतुष्टि होती है वह अत्यंत जटिल है। उदाहरण देख रहे हैं, कुछ लोग शाकाहारी भोजन करते हैं जबकि कुछ मांसाहारी भोजन भी खाते हैं। वे कैसे शाकाहारी या मांसाहारी बन गए, है ना, सवाल यहाँ पैदा होता है कि नॉन वेज और वेज खाना कैसे स्टार्ट कर दिया उन लोगों ने, है ना। कुछ शाकाहारी अंडा खाते हैं, कुछ नहीं, ऐसा क्यों, सोचने का प्रयत्न कीजिए कि लोग यदि खाना खाने के विषय में इतना भिन्न व्यवहार, आप देख रहे हैं भिन्न व्यवहार, बिहेवियर अलग अलग है। किसी को आइसक्रीम पसंद है, किसी को चॉकलेट पसंद है, किसी को मैंगो पसंद है, किसी को पिज्जा पसंद है, और किसी को दाल चावल या फिर रोटी सब्जी पसंद है। हर किसी का बिहेवियर देख रहे हैं यहाँ पर अलग अलग हो रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों है उसकी यहाँ पर हम बात करेंगे। आप देख रहे हैं कि बिहेवियर में फर्क पड़ रहा है यहाँ पर।
उसके बाद देखिए काम व्यवहार को भी एक अन्य उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है। हमें पता है कि इस व्यवहार यानी कि सेक्सुअल इच्छा है ना, प्लेजर की प्रिंसिपल की वाली जो बात हो रही है यहाँ पर, और जानवरों में अंतःस्राव और प्रतिवर्ती प्रक्रियाएं समान रूप से होती हैं। यहाँ पर देखिए ह्यूमन और एनिमल, ये जानवर है और ये ह्यूमन है। यहाँ पे मेल लेते हैं, इसको मेल लेते हैं, और यहाँ पर लेते हैं हम फीमेल, यहाँ पर लेते हैं हम फीमेल, ठीक है, ओके। बट ऑब्वियसली बात है, ये मेल इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ये फीमेल इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। एक जनरल सिनेरियो की बात कर रहे हैं, यहाँ भी एनिमल्स में भी सेम इसी प्रकार की यहाँ पर चीज चलने वाली है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, हमें पता है कि जबकि जानवरों में काम व्यवहार काफी सरल और प्रतिवर्ती होता है, काफी रिफ्लेक्सिव होता है यहाँ पर, ठीक है, इनके अंदर मनुष्य में इतना जटिल होता है कि इसे प्रतिवर्ती बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। मानव काम व्यवहार में साथी का चुनाव एक मुख्य विशेषता होती है ना। आप ऐसा देखिए, मीटिंग जो है हर किसी के साथ यहाँ पर नहीं होती है, काफी चुनिंदा चीजें यहाँ पर आ जाती हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि हमारे पास क्या है वो आगे हम देखने वाले हैं। मानव काम व्यवहार कई नियमों, मानकों, मूल्यों और कानूनों से नियंत्रित होता है, तथापि इन नियमों और मानकों में भी लगातार परिवर्तन की प्रक्रिया होती रहती है, ठीक है। तो ये एग्जांपल से आप समझ गए होंगे यहाँ पर, जो यहाँ पे आपकी सेक्सुअल नीड्स है उसके लिए देखिए जरूरी नहीं है यहाँ पे, ये काफी जो होता है एनिमल्स के अंदर कैसा होता है, रिफ्लेक्सिव होता है, ठीक है। तू भी राजी मैं भी राजी, चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे होता है कहाँ पे, रिफ्लेक्सिव, ठीक है, एनिमल्स के केस में, क्योंकि वहाँ पे क्या नहीं है, कल्चर का एब्सेंस है वहां पर। लेकिन ह्यूमंस में ये जरूरी नहीं है, अगर इसकी इच्छा है इसकी भी इच्छा है, लेकिन दोनों आपस में मीटिंग करेंगे ये संभव नहीं है, ठीक है। इसके पीछे अलग अलग रीजन हो सकते हैं, वो यहाँ पर हम बात नहीं करेंगे। आगे हमको जो पढ़ना है पॉइंट ऑफ व्यू से, वो क्या है हमारा, वो है हमारा यहाँ पर कल्चर और सोसाइटी, उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये उदाहरण यह स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य के व्यवहार को समझने में केवल जैविकीय कारक ही हमारी बहुत ज्यादा सहायता नहीं कर सकते, यानी केवल बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं वो जरूरी नहीं है। जीव वैज्ञानिकों द्वारा जो मानव प्रकृति बताई गई है उससे कहीं भिन्न मनुष्य का स्वभाव होता है, ठीक है। खैर जाने दीजिए, वो यहाँ देखिए जैविकीय और सांस्कृतिक शक्तियों की परस्पर क्रिया के द्वारा मानव प्रकृति विकसित हुई है। तो ह्यूमन नेचर कैसे डेवलप हुआ है, बायोलॉजिकल फैक्टर्स प्लस आपके यहाँ पर कल्चरल फैक्टर्स, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर इन्हीं शक्तियों ने हमें कई तरह से समान और अन्य कई तरह से भिन्न हमको यहाँ पर बनाया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर देखिए संस्कृति के बारे में बताया हुआ है। संस्कृति का क्या तात्पर्य है, अलग अलग हो सकता है, अंडमान से आप हो, दिल्ली से आप हो, तो अलग अलग संस्कृति है आपकी, वो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर अगला है संस्कृति क्या है। यद्यपि संस्कृति हर समय हमारे साथ रहती है, इसको परिभाषित करने में बहुत सी भ्रांतियां हैं। यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो यहाँ से होता है आपके काम का स्टार्ट। पहली विशेषता यह है कि संस्कृति उन लोगों के व्यवहारात्मक उत्पादों को सम्मिलित करती है जो हमसे पहले आ चुके हैं। यह मूर्त और अमूर्त दोनों उत्पादों के बारे में इंगित करती है जो किसी न किसी रूप में पहले रह चुके हैं। अतः जैसे ही हम जीवन शुरू करते हैं संस्कृति वहां से पहले उपस्थित होती है, ठीक है। जैसे ही आप बॉर्न हुए कल्चर वहां पे एग्जिस्ट कर रहा है पहले से ही, ठीक है। आपने आके कल्चर स्टार्ट नहीं किया, पहले से ही जो कल्चर है आपका ऑलरेडी रेडीमेड आपको यहाँ पर मिलता है। आपके पेरेंट्स कैसे हैं, कहाँ से हैं, है ना, कौन से एरिया से हैं, कहाँ से हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, ऑलरेडी वहां पर आपको ये उपलब्ध रहता है। इसमें कुछ मूल्य होते हैं, कुछ वैल्यूज होती है जो प्रकट किए जाते हैं और उनको प्रकट करने के लिए एक भाषा होती है, ठीक है। तो अगर आप इंडिया में तो आप हिंदी भाषी बोलेंगे आपके पेरेंट्स, अमेरिका में तो इंग्लिश बोलेंगे आपके पेरेंट्स, रशिया में तो रशियन बोलेंगे आपके पेरेंट्स, जापान में तो जापानीज बोलेंगे, और कहीं अगर ट्राइबल एरिया में है तो आपके पेरेंट्स ट्राइबल बोलेंगे। वहां पे कल्चर देखिए ऑलरेडी पहले से वेल स्टेब्लिश्ड रहता है जहां कहीं भी आप जाएंगे, ठीक है। तो ये बात कर रहे हैं कल्चर के बारे में, ये संस्कृति है और यहाँ पर हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। संस्कृति का इस प्रकार का संप्रतीकरण, ये जो कॉन्सेप्ट है, इसे व्यक्ति के बाहर की बात समझता है, किंतु कुछ ऐसी भी व्याख्याएं हैं जो संस्कृति को लोगों के मन में समझती हैं। दूसरे प्रकार की व्याख्याओं में संस्कृति को कुछ प्रतीकों में अभिव्यक्त अर्थों के रूप में समझा जाता है जो कि ऐतिहासिक रूप से लोगों में संचारित होते हैं। संस्कृति महत्वपूर्ण वर्ग बनाकर, जैसे सामाजिक प्रथाएं होती हैं, अलग अलग भूमिकाएं, मूल्य, विश्वास, ये सब चीजें यहाँ पर आपको लगी हुई मिलती हैं आपके साथ में, ठीक है। तो इस पैराग्राफ को पढ़ लेंगे एक बार आप, कुछ खास इंपोर्टेंट है नहीं यहाँ पे आपके काम के लिए, उसी बात को बस घुमा फिरा के कह रहे हैं यहाँ पर, संस्कृति संचरण और ये सारी चीजें। यहाँ पे देखिए जो आपके काम का है वो स्टार्ट होगा अब यहाँ से। संस्कृतिकरण और समाजीकरण की प्रक्रियाएं हमें सांस्कृतिक व्यक्ति बनाती हैं, यानी कि आपका संस्कृतिकरण होगा प्लस आपका सोशलाइजेशन होगा, यानी कि समाजीकरण होगा। ये क्या बनाएगी आपको, ये आपको कल्चरली डेवलप पीपल बनाएगी, ठीक है। ये क्या बनाती है हमको, ये हमें सांस्कृतिक व्यक्ति यहाँ पर बनाती है। संस्कृतिकरण देखिए क्या होता है, इसको समझते हैं। संस्कृतिकरण उस सभी प्रकार के अधिगम को कहते हैं जो बिना किसी प्रत्यक्ष और सुविचारित शिक्षण के होता है। हम कुछ विचार, संप्रत्यय और मूल्यों को सीखते हैं क्योंकि वे हमारे सांस्कृतिक संदर्भ में हमें उपलब्ध है। उदाहरण देखिए, सब्जी है और क्या घास पात है, अनाज क्या है और अनाज नहीं है, की परिभाषा हम उसी तरह देते हैं जिस तरह से हमने पहले अनाज सब्जी का अर्थ बताया गया था,
और अधिकांश लोगों की सहमति ने भी यही कहा था। मतलब संस्कृतिकरण क्या है कि ये सब्जी है, ये सब्जी नहीं है, ये अनाज है, ये अनाज नहीं है, सिंपल टर्म्स में बताएं आपको तो। अब जैसे देखिए ये रखी हुई है यहाँ पर, ठीक है, ये क्या है, इसको आप क्या बोलेंगे, इसको आप बोलेंगे चेयर, है ना, इसको आप क्या बोलेंगे, इसको आप बोलेंगे क्या रखी हुई है, यहाँ पर ये चेयर रखी हुई है। अब इसको चेयर क्यों बोलते हैं, कुर्सी क्यों बोलते हैं, कुर्सी ही क्यों बोलते हैं, कुर्सा क्यों नहीं बोलते हैं, या फिर इसको हम सुर्खी क्यों नहीं बोलते, अलग अलग शब्द क्यों नहीं बोलते, वो सब क्यों है, कल्चर ना, ऑलरेडी जो एस्टेब्लिश्ड है हमारे पास, उसी को क्या कर रहे हैं, उसी को हम यहाँ पर आगे बढ़ा रहे हैं। अब इसमें कुछ वाद विवाद की स्थिति नहीं कि इसको चेयर ही क्यों बोला जाता है या फिर इसको जो है यहाँ पर टेबल ही क्यों बोला जाता है, ठीक है, इसको हम टेबल ही क्यों बोलते हैं, ये भी यहाँ पे कुछ बात नहीं है लाजमी यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि बोलते हैं तो बोलते हैं। आपको मालूम है कि ये चेयर होती है और ये टेबल होती है, आपको पहली बार जब सीखा आपने तब से ये कंसेप्ट था कि कुर्सी ऐसी दिखती है, टेबल आपका ऐसा दिखता है। अभी क्यों दिखता है, कैसे दिखता है, वो यहाँ पर विषय नहीं है। अब यहाँ पर देखिए इस तरह के संप्रत्यय प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से संचालित होते हैं और बहुत अच्छी तरह सीखे जाते हैं, क्योंकि वे किसी भी सांस्कृतिक समूह के जीवन का एक अभिन्न अंग होते हैं जिन पर कभी प्रश्न नहीं लगाए जाते, ठीक है। अधिगम के सभी उदाहरण क्या है, संस्कृतिकरण है, ठीक है। इस प्रकार जो है हमारा संस्कृतिकरण उन सभी प्रकार के अधिगमों को कहा जाता है जो व्यक्ति के जीवन में इसलिए घटित होते हैं क्योंकि वे हमारे सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में हमें प्राप्त होते हैं। संस्कृतिकरण का मुख्य तत्व है प्रेक्षण द्वारा सीखना। आप जो ऑब्जर्व कर रहे हैं उससे आप सीखते हैं, ठीक है। भोजन बनाना, जैसे देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि आप जो खाना पीना बनाते हैं कैसे देख रहे हैं आप वो यहाँ पर देख कर ही सीख रहे हैं। उसके बाद देखिए बात कर रहे हैं यहाँ पर सामाजिकरण के बारे में, यानी कि सोशलाइजेशन क्या होता है। सोशलाइजेशन देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान रखेंगे आप हमेशा के लिए। व्हाट इज सोशलाइजेशन? सामाजिकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग ज्ञान, कौशल और शील गुण अर्जित करते हैं जो उन्हें समाज और समूह के प्रभावी सदस्य के रूप में भाग लेने के योग्य बनाता है, ठीक है। ये आपका जो है मूल डेफिनेशन है किसकी, सामाजिकरण की। इसको आप ध्यान रखेंगे हमेशा, जब भी ये बात आएगी इसको आप चिपका देंगे एक बार, ठीक है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो पूरी जीवन विस्तृति तक निरंतर चलती है और जिसके माध्यम से विकास की किसी भी अवस्था में व्यक्ति प्रभावी ढंग से कार्य करने के तरीके सीखता है और विकसित करता है। आप क्या करते हैं, अपने आप को डेवलप करते जाते हैं थ्रू व्हाट, थ्रू सोशलाइजेशन, यानी कि समाजीकरण के द्वारा आप जो है व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, उससे कई अधिक विविध प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित कर सकते हैं और हमेशा आपका लाइफ टाइम चलता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो बात करेंगे यहाँ पे किसके बारे में, बात करेंगे यहाँ पर सोशलाइजेशन के बारे में। तो ये क्या है, जीवन भर चलने वाली अवधि है, लाइफ टाइम चलेगा आपका ये। आप हर जगह जाएंगे, नया कुछ सीखेंगे, किसी अलग ढांचे में ढलेंगे वहां पर। उसी के साथ साथ क्या है, इसके कुछ एजेंट्स होते हैं जिनके बारे में बात करने वाले हैं हम, जो आपको सिखाएंगे। इसमें क्या होता है, आपका नॉलेज आता है, स्किल्स आपकी डेवलप होंगी, है ना, आप जो है ट्रेड्स वहां पर गैदर करेंगे। ये सब आपका जो मेन डेफिनेशन दी हुई है उसके अंदर ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आगे आपको दिया है वो है समाजीकरण के कारक, ठीक है। व्हाट आर द फैक्टर्स इन सोशलाइजेशन, सवाल अगर आएगा तो फैक्टर्स कौन कौन से हैं उनकी हम बात करेंगे। इस प्रकार के व्यक्ति समाजीकरण के कारक कहे जाते हैं। कौन से व्यक्ति, आपके पेरेंट्स, माता पिता, शिक्षक और अन्य बड़े लोग। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3। माता पिता आपके जो है क्या है, आपके समाजीकरण के कारक हैं, सोशलाइजेशन के एजेंट्स हैं। शिक्षक भी आपके हैं, टीचर आपको बता रहे हैं, और अन्य बड़े लोग, ठीक है। बड़े लोगों को जो है आज चंद यूट्यूबर ने डेवलप मतलब रिप्लेस कर दिया है, बट वो नहीं कर पाएंगे, ऑब्वियस की बात है, ठीक है। जो आपके आसपास आपके सोसाइटी में जो आपके बड़े लोग हैं उनकी यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है, जिनके पास अपने समाज के तरीकों का अधिक ज्ञान है। हालांकि कुछ खास स्थितियों में हमारे समवयस्क भी समाजीकरण को प्रभावित करते हैं, यानी कि जो आपके पीयर्स होते हैं वो भी कई बार आपको जो है हेल्प कर देते हैं आपके सोशलाइजेशन के लिए। तो अगर आप रीडिंग करना चाहते हैं तो आपका ये वाला पॉइंट जो है यहाँ से आपको समाजीकरण, इसको बार बार पढ़ना है आपको, क्योंकि इसको आप जो है बार बार भूलेंगे, ठीक है। समाजीकरण से आपको स्टार्ट करते हुए यहाँ से आपको लेकर समाजीकरण कारक कैसे होते हैं आप समझेंगे उसको। ऐसे लोग समाजीकरण कारक कहे जाते हैं। इनको आपको, अगर आपके पास बुक है हिंदी इंग्लिश नो मैटर व्हाट, आपको इसको बार बार पढ़ना है। ये आपको जो है काम देगा और आपका जो दिमाग है यहाँ पर और खोलेगा। यहाँ पर देखिए संस्कृतिकरण, कल्चरेशन, जो यहाँ बताया था ऊपर आपको, संस्कृतिकरण और समाजीकरण की प्रक्रियाओं के कारण हम समाजों में व्यवहारात्मक समानताएं तथा एक समाज से दूसरे समाजों के बीच व्यवहारात्मक भिन्नताएं पाते हैं, ठीक है। ये भी आपको देखने मिलेगा कि आपका देखिए फ्रांस का कल्चर की बात करें, इंडियन कल्चर की बात करें, डिफरेंसेस हैं। क्यों? यहाँ का कल्चर अलग है, यहाँ की सोसाइटी अलग है। यहाँ का जो बच्चा पैदा हुआ उसने देखा कि बड़ों की इज्जत करो, यहाँ पे जो बच्चा पैदा हुआ उसने देखा कि हम इसको ये बोलते हैं। फ्रांस के बच्चे ने क्या देखा कि बड़ों के साथ जो है बड़े होकर अलग हो जाओ वहां से, और यहाँ पे क्या देखा उसने कि हम जो है क्या बोलते हैं, इस चिड़िया को हम और कुछ बोलते हैं हमारे कल्चर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि हमारा कल्चर अलग है, हमारी सोसाइटी अलग है, इनका कल्चर अलग है, इनकी सोसाइटी अलग है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा क्या हुआ है, यहाँ पर संस्कृतिकरण हुआ है और हमारा यहाँ पर समाजीकरण हुआ है, ठीक है। बट ऑब्वियसली बात है कि फ्रांस का जो पेरेंट है वो अपने बच्चों को जो बताएगा वो हमारे इंडियन पेरेंट्स नहीं बताएंगे हमको।
ठीक इसी प्रकार से जो इंडियन पेरेंट्स बताएगा अपने बच्चों को, वो यहाँ पर फ्रांस का वाला पेरेंट यहाँ पर नहीं बताएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है 3 प्रमुख एजेंट कौन है आपके यहाँ पर। 3 प्रमुख एजेंट जो है आपके यहाँ पर, वो है आपके पेरेंट्स, आपके माता पिता, उन्होंने सिखाया आपको बचपन से लेकर अभी तक, आपके जो गुरु हैं, ठीक है, यानी कि आपके जो टीचर्स हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, और उसी के साथ साथ आपके जो अन्य एनी एडल्ट जो आपके साथ में हैं, जो आपको सिखा रहे हैं, अच्छा सिखा रहे हैं इन द सेंस, ठीक है। एंड देन आपके कभी कभी जो आपके पीयर्स भी आपके इंक्लूड हो जाते हैं, कभी कभी इंक्लूड होंगे, हमेशा नहीं, कभी कभी इंक्लूड होंगे। ये जो 3 है क्या है आपके, ये 3 प्रमुख यहाँ पर आपके सोशलाइजेशन के एजेंट्स हैं। पीयर्स कभी कभी इंक्लूड होते हैं, और अभी आप जो देखने वाले हैं वो आपकी आंखें खोल के रख देगा कि आपको क्यों एनसीईआरटी को पढ़ना है बार बार, और क्यों आपको अच्छे से पढ़ना है, और क्यों आपको देखिए सवाल यूपीएससी में भी एनसीईआरटी से पूछा हुआ है, अभी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। बच्चों से आपको क्यों कहा जा रहा है इंपॉर्टेंट पढ़ने के लिए बार बार, अभी आपको समझ में आएगा। बच्चों से अन्योन्य क्रिया करते समय माता पिता विभिन्न युक्तियां अपनाते हैं, जिन्हें सामान्यतः पैतृक शैली कहा जाता है। किसकी बात हो रही है यहाँ पर बात हो रही है पेरेंटिंग स्टाइल्स की। आप अपने बच्चे का लालन पालन पोषण किस प्रकार से करेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, पैतृक शैली यानी कि पेरेंटिंग स्टाइल। प्राधिकृत, सत्तावादी, और कौन सी दी हुई है, लोकतांत्रिक या अनुज्ञात्मक पैतृक शैलियों में विभेद किया गया है। और यही आपको जो है, ये जो विभेद किया गया है यहाँ पे खत्म कर दिया ना, यहाँ पर विभेद कर दिया है। अच्छा, यहाँ तक दिया है क्या, ये यहाँ तक दिया है, यहाँ तक दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए सवाल एनसीईआरटी ने 2 से 3 लाइन में खत्म कर दिया, और यही 2-3 लाइन से सवाल पूछा है आपको कहाँ पे, यूपीएससी ने, कि डिफरेंशिएट बिटवीन, मतलब बताइए इनके बारे में कि पेरेंटिंग स्टाइल्स कितने प्रकार की होती हैं। एक तो भी सवाल पूछा है आपसे यहाँ पर पीवाईक्यू के अंदर, पिछले वीडियो के अंदर हमने देखा था इससे संबंधित सवाल, ठीक है। तो ऐसे पढ़ना होता है आपको यहाँ पर सिलेक्टिवली, और आप वीडियोस देख रहे हैं हमारे, तो टेंशन वाली बात ही नहीं है यहाँ पर, लेकिन आपको ध्यान रखना है यहाँ पे इस प्रकार से चीजें आपने पढ़नी होती है, ठीक है। पेरेंटिंग स्टाइल्स लिखा हुआ है, अब क्या करना है आपको, इसी में आपको जो है, इसी को आपको डीप में जाके पढ़ना है कि कौन कौन सी स्टाइल्स होती हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, ताकि आप जो है वहां पर उसको फ्रूटफुली वहां पर जो है जस्टिफाई करके अपना आंसर वहां पर दे सके, ठीक है। पेरेंटिंग स्टाइल्स, जिसको आप देखेंगे आने वाले अपकमिंग वीडियोस के अंदर। शोध अध्ययन यह प्रदर्शित करते हैं कि माता पिता के अपने बच्चों के प्रति व्यवहारों में स्वीकृति और नियंत्रण की हद के विषय में बहुत भिन्नताएं होती हैं, यानी कौन कितना पेरेंट कितना फ्रीडम दे रहा है, कितना फ्रीडम नहीं दे रहा है, वो सब बातें यहाँ पर निकल के आती है, ठीक है। तो ये पढ़ेंगे हम अगले लेक्चर के अंदर कि कौन कौन सी और शैलियां होती हैं, कौन कौन सी नहीं होती हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारा पहला पॉइंट ऑफ व्यू है उसको यहाँ पर कवर करते हैं। फिर देखिए अगला आपके पास आ रहा है यहाँ पर, वो है विद्यालय। स्कूल में जाएंगे आप, स्कूल में आपको टीचर्स मिलेंगे, ठीक है। और अभी यहाँ देखिए जनसंचार का प्रभाव। अभी देखिए एक और सवाल दिखाएंगे आपको, ये देखिए जनसंचार का प्रभाव, मास मीडिया की बात कर रहे हैं, किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। युवा प्रौढ़ अक्सर इन्हीं से अपना आदर्श प्राप्त करते हैं। किशोर और युवा प्रौढ़, किशोर 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 यानी कि एडोलेसेंस की बात हो रही है। सवाल आपको देखने मिला है ऑलरेडी, पीवाईक्यू प्रीवियस वीडियो आप देख लीजिएगा। सम समूह की बात हो रही है, जो एक साथ वाले बच्चे होते हैं उनकी बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है। ऑलराइट, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, हम बात करेंगे आपके पर संस्कृति ग्रहण के बारे में, किस प्रकार की कौन कौन सी युक्तियां होती हैं और कितने प्रकार की चीजें होती है, जॉन बेरी ने क्या क्या बोला है आपके एसिमिलेशन, अकोमोडेशन, आत्मसातकरण, पृथककरण और इन सब के बारे में, ठीक है। अगले वीडियो में मिलेंगे, हम बात करेंगे। थैंक यू। ये जो यहाँ पे आपको बताया है सोशलाइजेशन से, यहाँ से पढ़ना आपके लिए बहुत ज्यादा आईएमपी है, ठीक है। मोस्ट आईएमपी है आपके लिए पढ़ना यहाँ पर एनसीईआरटी की ये 3-4 पेजेस। और अभी आपने देखिए यूपीएससी का सवाल भी देख लिया, किस प्रकार से आपको यूपीएससी जो है सवाल फ्रेम करता है यहाँ से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे अहेड, टेक केयर।